जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हमारे तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, आज हम लोग विशेष अवसर पर प्रेस वार्ता रखे हैं। हमारे बीच में हैं जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राजीव रंजन प्रसाद जी और मीडिया पैनलिस्ट महेश कुमार दास जी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता रखी गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मौजूदा सरकार से नित्य सवालों पर सवाल दाग रहे हैं और बेबुनियाद उसे कहिए मुद्दा विहीन कहें। विशेष आपको हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय राजीव रंजन प्रसाद जी आपको संबोधन करेंगे। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता दल यूनाइटेड के स्टेट मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे जी, महेश दास जी और इस अवसर पर उपस्थित प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के साथियों, देखिए अभी आज के इस प्रेस वार्ता के विषय के संबंध में मधुरेंद्र पांडे जी ने आपको जानकारी दी है। लगातार पिछले कुछ दिनों से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के अनेक नेताओं की ओर से कई बेबुनियाद सवाल और ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। दरअसल बिहार, जहां उन्हें कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, लेकिन जनता से अगर वो पूछेंगे तो इन 20 वर्षों का जो सफर बिहार ने तय किया है और जो अविस्मरणीय विकास पूरे बिहार में हर क्षेत्र में दिख रहा है, इसे नज़रअंदाज करना कहीं ना कहीं आम लोगों की भावनाओं का भी अपमान है। कानून व्यवस्था से लेकर के तमाम सवालों पर तेजस्वी जी लगातार आक्रामक हैं। बिहार में निवेश को लेकर के उनका मानना है कि कोई उद्योग बिहार में नहीं लगा। बिहार में जंगल राज से बदतर बिहार की कानून व्यवस्था उन्हें दिखती है। जो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में पूरा परिवार शामिल हो, उन्हें बिहार के अंदर लगातार भ्रष्टाचार को लेकर उनके नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। मैं कुछ उनके दौर और आज की जो तुलना है उसकी ओर आपको ले जाना चाहूँगा और उसके बाद आपके सवालों, अगर आपके सवाल होंगे तो उनका जवाब दूंगा। लगातार तेजस्वी जी ये कहते हैं कि मौजूदा सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कई बार वो थका हारा भी बोलते हैं, टायर्ड मुख्यमंत्री बोलते हैं। ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां वो लगातार उस नेता के लिए कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के 77 वर्षों में बिहार की तस्वीर और बिहार की तकदीर बदली है। और वो मौजूदा सरकार से परेशान होने का, लोगों के परेशान होने का आरोप लगाते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि 20 वर्षों में बिहार की तस्वीर अगर देखने के बजाय अपने शासन को याद कर लेते, और ये अगर उन्हें याद नहीं है तो हम उन्हें याद दिला देते हैं कि 90 से 2005 कुल जातीय नरसंहार 118, नरसंहार में मारे गए लोग 812, फिरौती के लिए अपहरण 5243, महिलाओं के साथ दुष्कर्म 12,827, सांप्रदायिक दंगे 130,
दंगों में मारे गए कुल लोग 26,000 और उसी जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव कहते हैं कि उन्हें नए बिहार को बनाने का अवसर मिलना चाहिए। और हम क्या कहते हैं, हमारा जवाब है कि नीतीश कुमार जी ने नया बिहार तो बना दिया है और जो काम बचा है उसे भी 2025 से 30 जब जनता के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो बचे हुए कार्य भी हम पूरा करेंगे। नौकरियों को लेकर के उन्होंने फिर आरोप लगाया, रोजगार को लेकर आरोप लगाया, लेकिन लालू राबड़ी राज में सरकारी नौकरी 1990 से 2005 के बीच जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा विभिन्न विभागों में की गई नियुक्तियां मात्र 19,538 थी और शिक्षक नियोजन कुल 33,499। लेकिन आज बिहार कहां पहुंचा है? 9,35,000 कुल नियुक्तियां अब तक हो चुकी हैं और जो नियुक्तियां प्रकाशित हुई हैं, रिक्तियों को भरे जाने की जो प्रक्रिया चल रही है, इस विधानसभा के कार्यकाल पूरे होने तक 12 लाख नौकरियां और 38 लाख रोजगार, जबकि लक्ष्य क्या था? 10 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार। लेकिन हम लोग 50 लाख लोगों को नौकरियों और रोजगार के जरिए उन्हें इस योग्य जरूर बनाएंगे कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। और साथ ही साथ जो जातीय सर्वे के आधार पर 94 लाख परिवारों के एक एक सदस्य को 2 लाख रुपए की सहायता लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत दी जा रही है। उसके जरिए अगर इन लाभान्वितों की संख्या अगर हम जोड़ दें और उन पर निर्भर परिवारों की संख्या जोड़ दें तो निसंदेह आबादी के आधे हिस्से तक इनका सीधा जुड़ाव दिखेगा। और बाजाबता जो बिहार के विकास की जो तस्वीरें हैं, आप इस कुछ वानगियां हैं, 700 मेगावाट बिहार की को बिजली की उपलब्धता थी और पटना की ज़रूरतें भी उस दौर में पूरी नहीं होती थी। राजधानी को 7-8 घंटे बिजली मिलती थी, बाकी जिलों की तो बात अगर जिन्हें भी याद होगा, चूँकि आप यहाँ ज़्यादा नई पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन अपने माता पिता और निकट के रिश्तेदारों से पूछिए कि उस दौर में बिहार के जिलों में बिजली की आपूर्ति की स्थिति क्या थी। लेकिन अब ये स्थिति क्या है? अभी बिजली के उपभोक्ताओं की जो संख्या है 2 करोड़ से ज़्यादा है। 8,000 मेगावाट की बिजली की उपलब्धता बिहार में है और राजधानी पटना में 24 घंटे और बिहार के बाकी जिलों में 20 से 22 घंटे बिजली की उपलब्धता लगातार मिल रही है। और जहां बिजली के लिए आम लोगों को 6 रुपये 74 पैसे प्रति यूनिट के दर से भुगतान करना होता है, वहीं बिहार में किसान केवल 55 पैसे प्रति यूनिट के दर से भुगतान कर रहे हैं। तो ये बदलाव नहीं है। अगर तेजस्वी यादव को ये बदलाव नहीं दिखता है तो वो जनादेश का मर्म नहीं समझ रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि लगातार कोई सरकार अगर 20 वर्षों के बाद भी, जहां आमतौर पर धारणा होती है कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, वहां प्रो इनकम्बेंसी इस सरकार के साथ है। और आज भी जो भी सर्वेज हैं, जहां भी लोगों की राय हम देख रहे हैं, एक प्रचंड जनादेश की ओर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बिहार में बढ़ता हुआ दिख रहा है। और देखिए, कुछ चीज़ें हैं, कुछ वानगियाँ हैं। अभी मेडिकल कॉलेजेस की तादाद 12 है और 14 नए मेडिकल कॉलेजेज और खोले जा रहे हैं। इनमें 8 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण केंद्र सरकार की मदद से हो रहा है। मेडिकल कॉलेजेज में जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें 1490 सीटों पर नामांकन हो रहा है। वहीं केंद्र सरकार के 2 मेडिकल कॉलेजों में कुल 225 सीटें हैं। 8 मेडिकल जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ 1150 सीटें हैं। इस वर्ष मधुबनी, सिवान और वैशाली में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की शुरुआत भी हो जाएगी।
बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य है। और तेजस्वी जी को बस हम इतना कहना चाहेंगे, आपकी जुबान चलती है और नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। ये फर्क समझना होगा कि एक नेता बार बार 17 महीने जो उस सरकार में उप मुख्यमंत्री हो, सरकार की अगुवाई मुख्यमंत्री करते हैं या कोई मंत्री या उप मुख्यमंत्री करेगा, जबकि ओथ जब होता है तो उप मुख्यमंत्री पद भी नहीं होता है, वह एक माननीय मंत्री के तौर पर ही ओथ होता है। तो सरकार की अगुवाई, इसलिए 17 महीने का सवाल क्या है? जो भी कार्य इन 20 वर्षों में हुए, जिसमें वो 17 महीने भी शामिल हैं, वो भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और उनके निर्देशन में हुए। पुलिस बल, बिहार में 42,851 पुलिस कर्मी थे और आज 1,10,000 अभी वर्तमान में पुलिस बल में हैं। और ये जो अभी का लक्ष्य, जो फैसला हमारा है, वो 2,27,873 करने का फैसला लिया गया और उस दिशा में भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है। पुलिस बल में बिहार महिलाओं की भागीदारी की दृष्टि से पहले नंबर पर है, जहां सर्वश्रेष्ठ अनुपात पुरुष बनाम महिला बिहार पुलिस, ये पूरे देश की तालिका में अगर देखेंगे तो उस तालिका में बिहार को पहला स्थान हासिल है। इसके साथ ही महिलाओं के आरक्षण से लेकर स्वयं सहायता समूहों की तादाद का सवाल हो तो अकेले इस राज्य में 10,63,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जिसके जरिए जीविका दीदियों को जो जोड़ा गया, उनकी संख्या 1,34,00,000 है। अब देखिए, ये सशक्तिकरण को लेकर के जो दावे हैं, ये कितने बड़े नंबर्स हैं कि 38 लाख रोजगार, 1,34,00,000 जीविका दीदियाँ, 12 लाख नौकरियाँ, 94 लाख परिवारों के एक सदस्य को लघु उद्यमी योजना से जोड़े जाने का सवाल कोई दूसरा प्रदेश नहीं ढूंढ पाएंगे। और तेजस्वी जी को अपने शासन और वर्तमान शासन के 20 वर्षों में कोई तुलना तो करनी ही नहीं चाहिए। अब सवाल ये है कि अभी हाल के दिनों में जातिगत जनगणना को लेकर के भी आरजेडी ने कहा कि ये उनके दबाव में किया है। देखिए, देश में 2 फैसले बराबर इतिहास में दर्ज हुए। बिहार में जातिगत जनगणना कराने का, सफलतापूर्वक कराने का श्रेय बराबर नीतीश कुमार जी को मिलेगा। और दूसरा बड़ा फैसला 1931 के बाद देश में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। और किसने कब कहा, किसने क्या कहा, इन बयानों से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये फैसले हैं। तो एनडीए की सरकार चाहे बिहार में हो या केंद्र में, हमारा काम बोलता है, आपकी जुबान चलती है। ये फर्क जनता समझ रही है और उसी हिसाब से जनता जनादेश भी देती रही है और अगली बार भी देगी। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहली बात, ये राजनीति में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपकी साख और विश्वसनीयता भी देखी जाएगी जब आप ये सवाल पूछेंगे। पिता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पुत्र नेता प्रतिपक्ष, माताजी विधान परिषद में पार्टी की नेता, भाई मंत्री परिषद के सदस्य थे जब मौका मिला, अब विधानसभा के सदस्य हैं, बहन लोकसभा की सदस्य हैं और एक बहन भले ही लोकसभा वो नहीं जीत पाई लेकिन उनको टिकट पार्टी ने दिया। अब इनके परिवार के अन्य सदस्यों की भी राजनीति में उनके शुभागमन की प्रतीक्षा उनके पार्टी के नेताओं को है। देखिए, जब ये सवाल तेजस्वी यादव करते हैं तो मेरा एक सवाल उनसे भी है कि वो बताएंगे जिस समय वो पहली बार विधायक हुए, लालू प्रसाद जी ने पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार करके
तेजस्वी यादव ऐसे किस क्रांति के वाहक थे, ऐसा कौन सा उन्होंने आंदोलन किया था, ऐसे किस संघर्ष की पृष्ठभूमि से वो आए थे, या ऐसी क्या अद्भुत शैक्षणिक क्षमता उनकी थी कि वो बिहार को एक विजनरी लीडर उनके रूप में कोई देख रहा था। लेकिन ताजपोशी उनकी इसलिए हुई कि वो लालू जी के सुपुत्र थे। राबड़ी जी मुख्यमंत्री जिस समय बनी थी, उस समय उस पार्टी में अनुभवी नेताओं की एक लंबी कतार थी, लेकिन मौका किनको मिला? राबड़ी जी को। तो देखिए, अब मैं एक बात आपको कहूँगा, बोर्ड कॉरपोरेशन में चंद वो नाम केवल नहीं है जिनकी चर्चा वो करते हैं, इसमें पार्टी के समर्पित अनेक साथी हैं, और जो लोग भी हैं, अगर योग्यता है और किसी के निकट रिश्तेदार हैं, तो इसके आधार पर उनको मिलने वाले अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर अयोग्य को यह अवसर केवल इसलिए मिलेगा कि वो फलाने के सुपुत्र हैं, जो तेजस्वी जी के मामले में हुआ, तेज प्रताप जी के मामले में हुआ, तो वो दोनों का जो फर्क है, ये तेजस्वी जी को भी हम समझाना चाहते हैं कि ऐसी बंदिश नहीं है कि कोई योग्य व्यक्ति अगर है और किसी का रिश्तेदार है तो उसको वो असर नहीं मिलेगा। हाँ, अयोग्यता जरूर एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब तो राजद के नेता बेहतर तरीके से दे तो ज़्यादा अच्छा हो। सर, एक सवाल ये है कि अशोक चौधरी ने जो कहा कि आरएसएस कोटा के तहत उनको बनाया गया, तो क्या जेडीयू की जो सरकार चल रही है उसमें आरएसएस का दखल है? दूसरा सवाल है कि दीपक कुमार की पत्नी को महिला आयोग का जो सदस्य बनाया गया, किस आधार पर बनाया? क्या सरकार इसमें दखल दी है और उनको पैरवी की थी दीपक कुमार की मुस्लिम पर? मैंने आपको क्या कहा, कोई किसी का रिश्तेदार हो और अगर वो योग्य है, उसकी ये क्षमता है, उस पद के लिए अर्हताएं पूरी करता है, तो फिर किसी के साथ किसी के संबंध होने के आधार पर आप उसके अवसर, उसको मिल रहे अवसर से वंचित नहीं कर सकते। आरएसएस कोटा क्या है? आरएसएस कोटा, अब देखिए, उसकी पृष्ठभूमि उन्होंने जो भी बताई हो, पार्टियों की भूमिका आयोगों के निर्धारण में तो होती है, लेकिन कौन किस, जब जिस पॉलिटिकल पार्टी के कोटे से उनका नाम आया होगा, तो निसंदेह उनकी पृष्ठभूमि जहाँ से भी रही होगी, ये अशोक चौधरी जी ने बताया। संजय जाति वीडियो को लेकर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो नामित किया गया बिहार सरकार की तरफ से, तो बड़े बड़े वकील जो 20 साल तक का अनुभव रहता है वो नहीं जा पाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसी कोई चीज़ नहीं है, और आपको एक पृष्ठभूमि समझ लीजिए, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो 2 संस्थान हैं, जिनको हम ये मानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ 5 संस्थानों में से जो 2 संस्थान हैं, वहाँ से वो पास आउट है, उनको फ्रेशर्स के तौर पर दिखाया गया। 19 और 20 का इनरोलमेंट है उनका, LLM उनका बाद में हुआ, और न्यूयॉर्क बार जिसकी परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की है, वो उसके क्वालिफाइंग एग्जाम बहुत ही कठिन प्रतिस्पर्धा के तौर पर माने जाते हैं, और इसके लिए कोई क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है। वो सर्वोच्च न्यायालय में एनरोल्ड थी और सर्वोच्च न्यायालय के पैनल में उन्हें लाया जा सकता था, इसीलिए ये सर्वोच्च न्यायालय का पैनल है, जहाँ नियमों का बगैर पालन किए ऐसी कोई इस तरह के एम्पैनलमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे कि इतना सारा बनने वाला है, तेजस्वी कह रहे हैं कि हम जाएंगे अस्पतालों में छापा मारेंगे। जाएं? किसने मना किया है? कम से कम बिस्तरों पर उनके दौर में, वो आंकड़े भी मैं आपको दे दूं क्या, जो तेजस्वी जी के माता पिता जी के कार्यकाल में अस्पतालों में कितने लोग जाते थे? आज 11,000 लोग PSCs में जा रहे हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में 11,000 लोग औसतन जाते हैं, और उस समय 17 लोग थे ना, कितने थे? 29 मरीज जाते थे वहाँ। उनको बिहार में जो गुणात्मक बदलाव है वो देखना चाहिए। नौजवान हैं तो मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि वो दृष्टि दोष के शिकार हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि दुबई और कोलकाता के बजाय थोड़ा गांव गलियों और चौक चौबारों में भी जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्वागत योग्य है अगर वो जा कर के देखना चाहते हैं। ये कौन कहा? आपका आरोप है? नहीं, आप प्रेस वाले हैं? किस प्रेस के?
नहीं, मैं आपको नहीं पहचान रहा। हम तो तेजस्वी जी के आरोप पर जवाब दे रहे हैं ना। पूछ लीजिए आपका लास्ट सवाल क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ प्लीज। नेता प्रतिपक्ष का आरोप रहता है मुख्यमंत्री को राजनीति का प्रोटोकॉल है कि नेता प्रतिपक्ष का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद से क्यों नहीं देते? ये मेरी समझ से परे है। उन्हें भी पार्टियों में प्रवक्ताओं की भूमिका का पता है। फिर मनोज झा जी से बयान दिलवाना उन्हें बंद करना चाहिए, और पार्टी के स्टेट पैनल में जो उनके 2 दर्जन लोग जो समय समय पर कुछ कुछ बोलते हैं, पहला काम उन्हें अपने घर से शुरुआत कर लेनी चाहिए। वो कैसे पार्टियों में प्रवक्ताओं की भूमिका को नज़रअंदाज कर सकते हैं? पार्टी और सरकार पर जब भी कोई बात होती है, ये परंपरा है, पार्टी के प्रवक्ताओं की ओर से बातें कही जाती हैं, और जब मीडिया के साथ इंटरैक्ट करते हैं मुख्यमंत्री जी, तो कई सवालों का जवाब वो देते हैं। हो गया, जवाब मिल गया। हम काम से जवाब देते हैं। रजत जी, उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। आपको लगता है अभी प्रगति यात्रा शीतलहरी में उन्होंने की? आप उनके आरोपों के बजाय जो जमीन पर उनकी यात्राएं हो रही हैं, लगातार वो परियोजनाओं का की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को लगातार वो निर्देश दे रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से उनकी वार्ता हो रही है, तो तेजस्वी यादव सही हैं कि ये तमाम जो विजुअल्स और स्टिल्स आप देख रहे हैं वो सही है?